वक्फ एक्ट को खत्म नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। मौलाना गैंग को भयंकर झटका। ओवैसी का मोदी शाह पर अटैक। हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त। अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत रखिए। मैं पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा एक्ट के तरमीम का एक बिल लाऊंगा और प्राइवेट मेंबर्स बिल लाकर कहूंगा कि तुम नहीं बनोगे। याद रखो, बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बास मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा करेगी। इनसे एहतियात करो। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ कानून को लेकर सियासी बहस ऐसी छिड़ी है कि थमने का नाम नहीं ले रही। इस बहस की आग को हवा देने का काम भी खूब हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में अपने बयान से मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए, जिससे खुद ओवैसी अब फंस गए हैं। इस बीच दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में भी वक्फ के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हल्ला बोल किया, जहां ओवैसी की मौजूदगी ने बता दिया कि वक्फ पर मुसलमानों को भड़काने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। दरअसल नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 22 अप्रैल को दिल्ली में प्रदर्शन किया। वक्फ बचाओ अभियान के तहत ताल कटोरा स्टेडियम में तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ कारवां यानी वक्फ की हिफाजत नाम से यह आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जमाते इस्लामी हिंद समेत देश भर के मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि पहुंचे। AIMI प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। बैठक में वक्फ कानून के खिलाफ आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने को लेकर भी चर्चा हुई। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ ये कार्यक्रम दोपहर तक चलता रहा। तो क्या था इस मीटिंग का मकसद और कैसे ओवैसी ने फिर मुसलमानों को किया भड़काने का काम, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। लेकिन उससे पहले आपको वो खबर बताते हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड के काले कारनामों को सरकार उजागर कर रही है, कैसे वक्फ बोर्ड की जो काली कमाई है वो खुलकर सामने आ रही है। यानी मौलाना गैंग कितना भी दबाव बना ले, लेकिन सरकार जो है उसने अपने तेवर ऐसे सख्त किए हैं जिसके ऊपर इन मौलानाओं की बोलती बंद होती जा रही है। तो किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा खुलासा हुआ है उसका हम आपको विस्तार से बताते हैं। गुजरात वक्फ बोर्ड के घोटाले का खुलासा, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का पर्दाफाश, सलीम, महमूद, फैज सहित कई गिरफ्तार। देश भर में वक्फ कानून पर बहस के बीच गुजरात के कर्णावती से एक बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। शहर के जमालपुर इलाके में वक्फ बोर्ड की 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज को अवैध रूप से किराए पर देकर मोटी कमाई करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें सलीम खान पठान, मोहम्मद यासर शेख, महमूद खान पठान, फैज मोहम्मद जोबदार और शाहिद अहमद शेख शामिल है। ये मामला 20 अप्रैल का है। ये पूरा मामला जमालपुर इलाके का है। जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों ने खुद को कांच की मस्जिद और शाह बड़ा कसम ट्रस्ट का ट्रस्टी बताकर करीब 100 मकानों में हर महीने 7 से 8 हजार रुपए हर मकान से किराया वसूला जा रहा था। वहीं करीब 25 से 30 दुकानों से भी किराया लिया जाता था। ये सारा पैसा ट्रस्ट के खाते में जमा करने की बजाय निजी इस्तेमाल में लाया जा रहा था। शिकायतकर्ता मोहम्मद रफीक अंसारी ने गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वो कई सालों से ग्लास मस्जिद ट्रस्ट की संपत्ति में रह रहे हैं और ट्रस्ट के असली ट्रस्टियों के निधन के बाद किसी ने उनकी जगह नहीं ली। ट्रस्ट की जमीन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को स्कूल के लिए सौंपी गई थी। आपको बता दें कि साल 2001 के भूकंप के बाद स्कूल की इमारत जर्जर हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने वहां उर्दू स्कूल खोलने की आड़ में पूरी इमारत तोड़ डाली और उस जमीन पर 10 दुकानें बना डाली, जिनमें से एक दुकान पर सलीम खान ने सौदागर कंस्ट्रक्शन के नाम से ऑफिस भी खोला हुआ था। बाकी को किराए पर दे रखा था। डीसीपी भरत राठौर ने भी इसको लेकर जानकारी दी। उनके मुताबिक ये पूरा गिरोह साल 2005 से ट्रस्ट की संपत्ति पर कब्जा जमाया हुआ था, जबकि इन 5 में से कोई भी ट्रस्ट का ऑफिशियल ट्रस्टी नहीं है। इतना ही नहीं, शाह बड़ा कासिम ट्रस्ट के दान पेटी से भी लोग हर महीने करीब 50 हजार रुपए की निकासी यानी कमाई कर रहे थे। और फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और वक्फ संपत्ति का गलत इस्तेमाल करने के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। इस घोटाले के खुलासे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे वक्फ के नाम पर
देश भर में इन घोटालों को अंजाम दिया जा रहा होगा और इसलिए सबसे ज्यादा दर्द इन मौलानाओं के पेट में हो रहा है। कैसे धर्म की आड़ में अपनी गैर कानूनी प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए ये मौलाना जुटे हुए हैं, लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और इस तरह की मुस्लिम तंजीमें दिल्ली में भी इन लोगों ने डेरा डाला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में डेरा डालकर और वक्फ कानून को काला कानून करार दिया। इससे पहले ओवैसी मोदी को सीधे सीधे धमकी देते हुए कह रहे हैं कि किसान आंदोलन की तरह इस कानून को वापस लेना होगा। बिल लाकर कहूंगा कि तुम नहीं बनोगे, उसमें पसमानदा को किसी को बनाना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ये लड़ाई जो आप और हम मिलकर अपने दीगर सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ लड़ रहे हैं, याद रखो बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बाज मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा करेगी। इनसे एहतियात करो। तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ तमाम मुस्लिम तंजीमों ने वक्फ कानून को वापस लेने की जिद पकड़ रखी और इसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन को लेकर उसे हवा दी जा रही है। वो अलग बात है कि इनका यह आंदोलन फिलहाल तो सफल होता नजर नहीं आ रहा है, जिससे साफ है और इन्हें डर है कि इनकी दुकानों पर अब कभी भी ताला लग सकता है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ बचाओ अभियान का पहला फेज जो है वो 11 अप्रैल से शुरू हुआ था, जो 7 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा, जिसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे जो पीएम मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति भी तय की जाएगी। दिल्ली में डेरा डाले मौलाना ने यहाँ पर एक बार फिर इन मौलानाओं ने आग उगली और वक्फ कानून के खिलाफ 22 अप्रैल को दिल्ली में वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहमान मुजदी ने कहा कि हमने इस देश को आजाद कराया, अपने खून से इस सरजमी की हिफाजत की, आज इसी सरजमी पर हमें तंग किया जा रहा है। हमारी मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों को छीनने का काला कानून बनाया गया है, जो बार बार ये मौलाना गैंग दोहरा रहे हैं और वही बयान इस जो आयोजन किया गया उसमें भी दोहराया गया। उन्होंने कहा कि ये कानून मुल्क में जमहूरियत और सेकुलरिज्म को छीनने वाला कानून है। वहां नारे भी लगाए गए थे, वक्फ कानून को वापस लो। वक्फ बचाओ सम्मेलन में बोर्ड के वक्फ बचाओ सम्मेलन से जुड़े तमाम जो मुस्लिम संगठन के मुखिया थे वो शामिल हुए, जिनमें खालिद सैफुल्लाह रहमानी, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, असदुद्दीन ओवैसी, जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदुतुल्लाह हुसैनी और मलिक मोहताशिम खान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जमाते इस्लामी हिंद और अजमेर दरगाह के सज्जादानिशीन सरवर चिश्ती और शिया धर्मगुरु कल्बे जावेद शामिल हुए और पूर्व सांसद मोहम्मद आदिब भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। उनका एक बड़ा बयान भी सामने आया। आदिब ने कहा, ये देखा कि आज के इस जलसे में सब मौजूद हैं, एक होती कौम को जगा दिया है। शुक्रिया मोदी जी, हमने सब बर्दाश्त कर लिया। 10-12 साल से तमाशा था, कभी लिंचिंग हुई, कभी घर जले, लेकिन अब दीन का मामला आ गया है। बोर्ड का शुक्रिया, हमारा दीन नहीं तो दुनिया में हमारा वजूद नहीं। हम अकेले ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के झंडे को अपनाया। 5 मई की तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मामला है, पार्लियामेंट में बोलते रहे कि यह गलत है, अगर उसको अपनी असमत को कायम रखना है तो इसे देखना होगा। इधर मौलाना अरशद मदनी कार्यक्रम में किसी वजह से यानी कि वो बीमारी की वजह से इसमें शामिल नहीं हो सके और उनका बयान जमीयत उलेमाए हिंद के दिल्ली महासचिव मुफ्ती अब्दुल रजीक ने मंच से पढ़कर सुनाया और इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में खुद हिस्सा लेने का उनका इरादा था, लेकिन तबीयत की खराबी की वजह से वो नहीं आ सके और इस कार्यक्रम की कामयाबी के लिए दुआ करते हुए उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं उन सभी लोगों की कोशिशों और प्रयासों को कद्र की निगाह से देखता हूं जो इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में विशेष भूमिका निभा रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी ने बयान में कहा कि वक्फ की सुरक्षा की लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और वक्फ संशोधन कानून हमारे धर्म में सीधी दखलंदाजी है। वक्फ को बचाना हमारा धार्मिक कर्तव्य है। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत में किसी भी तरह की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हम वक्फ कानून 2025 को पूरी तरह से खारिज करते हैं। अगर संविधान को बचाना है तो इस वक्फ कानून 2025 को पूरी तरह से खत्म करना होगा, क्योंकि हमारी नजर में संविधान लोकतंत्र की बुनियाद का वो पत्थर है जिसे अगर हिला दिया गया तो लोकतंत्र की ये शानदार इमारत खड़ी नहीं रह सकेगी। इसलिए हम
हमेशा कहते हैं कि संविधान बचेगा तो देश बचेगा। संविधान की सर्वोच्चता समाप्त हुई तो लोकतंत्र भी जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में देश में जो एक तरफा राजनीति की जा रही है उसने संविधान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। और वहीं मदनी के बयान में आगे कहा गया कि हम इस मुद्दे को कभी भी हिंदू मुस्लिम भी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम के बीच की नहीं है बल्कि सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म के बीच है। हम देख रहे हैं कि इसे हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना देने की संगठित साजिश की जा रही है। वक्फ को लेकर लंबे वक्त से इस तरह का नकारात्मक प्रचार किया गया है और अब भी किया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि देश की बहुसंख्यक आबादी को वक्फ के बहाने मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। एसडीपीआई के मोहम्मद शफी ने भी कहा कि नीतीश और नायडू नए सावरकर बन रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सदस्य रफीउद्दीन अशरफीन ने कहा कि हमने सर पर कफन बांध लिया है, वक्फ कानून वापस लो, हम अपने सरों का नजराना देने के लिए तैयार हैं। मुसलमान वोट की आवाज़ पर बाहर निकलो, मुसलमान तुम्हें सड़कों पर उतर कर बताना होगा इरादा क्या है। इन मुस्लिम संगठनों ने सिर्फ एक बार फिर भड़काने का ही काम किया। लेकिन दिल्ली में जमा हुए इन मौलानाओं की तंजीमों के अलावा आम मुसलमान जो थे वो इससे दूर ही नजर आए। यानी जो दबाव बनाने की रणनीति ये मौलाना गैंग अपना रहा है वो पूरी तरह से फुस नजर आया। यानी पूरा प्लान जो दिल्ली में था वो धराशायी हो गया। चाहे फिर वो ओवैसी हो या मदनी का बयान हो, हर किसी ने यही कहा कि ये कानून जो है वो काला कानून है। लेकिन ये आंदोलन तो तब कामयाब होगा ना जब इसमें बाकी के राजनीतिक संगठन या फिर जो खुद को सेकुलर पार्टियां कहती हैं वो भी शामिल होते। लेकिन यहाँ पर ना ही कांग्रेस का कोई नुमाइंदा था, ना बाकी किसी और मुस्लिम तंजीम का। खासतौर से मुस्लिम लीग तक ने इस पूरे आयोजन से दूरी बनाए रखी, जिससे साफ है कि ये आंदोलन पूरी तरह से फेल हो गया। और एक बार फिर यहाँ पर सिर्फ पीएम मोदी को चेतावनी दी गई, धमकी दी गई और किसान आंदोलन की तरह वक्फ के खिलाफ भी इसी तरह का आंदोलन चलाने की मुहिम को जारी रखने की बात कही गई। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।